Bismillahirrahmanirrahim. This is your software project management lecture 4, 5 and 6. So we are in this lesson we are going to cover about 4 P's principle and W5HH principle. The outline of these lectures is we are going to discuss in detail about the management spectrum, and that is actually 4 P's in the project management. We shall have detailed discussion on each P. 4 P's mean definitely if there will be 4 different type of subsections that are going to start with the P. And the final section we are going to discuss about W5HH principle. तो हम शुरू करते हैं 4 P's इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम के साथ. ये P's जो हैं, the first one is people, second one is project, the third one is process, and the fourth one is project. So all combined are known as 4 P's in project management spectrum. हमने क्या करना है कि ये वो 4 कैटेगरीज हैं जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेज करते हुए हमें केटर करनी होती है. We should have thoroughly understanding about these P's. The first of all, we are going to discuss about the people. People factor is an important factor in the success of software प्रोजेक्ट. अब इसमें क्या होता है कि पीपल जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं, पीपल की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है. सो हमें किन चीज़ों को फोकस करना है अपने एक प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए. कंपनीज दैट सेंसिबली मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट इन पीपल विल प्रॉस्पर इन द लॉन्ग टर्म. पीपल इन्वेस्टमेंट से मुराद यहाँ पे क्या हो सकती है, उनकी ट्रेनिंग हो सकती है, स्किल्ड हायरिंग हो सकती है, उनकी स्किलफुल जो है सेशंस हो सकते हैं, उनकी स्किल को आगे फर्दर नरिश करना हो सकता है. पीपल डेवलपमेंट जो है अल्टीमेटली आपको क्या करती है, आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में उसकी सक्सेस में पे करती है, फ्रूट देती है, ठीक है. कल्टिवेशन ऑफ मोटिवेटेड एंड हाईली स्किल्ड सॉफ्टवेयर पीपल हैज़ ऑलवेज रन इम्पॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन. आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने पीपल के ऊपर, उतना ज़्यादा आप जो है सोफिस्टिकेटेड और मेच्योर या स्किल्ड आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आती है, ठीक है. सो इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसकी वजह से पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल, जिसको एब्रीवेट करते हैं PMCMM, ये डेवलप किया गया है. अब PMCM है क्या क्या, basically it focuses towards the enhancement of people's capabilities through personal development. आप क्या करते हैं कि पीपल की कैपेबिलिटीज़ को पॉलिश करते हैं, इन्हांस करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कि जितनी ज़्यादा उनकी हाई लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी होंगे PMCMM में, उतना ही ज़्यादा वो एक सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्टिवली इंजीनियर कर सकते होंगे, इफ़ेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. तो इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट capability maturity model, it suggests the enhancement of people's capability, कि आपने अपने people की capabilities को enhance करना है, mature करना है. important areas जो है, जो जहाँ पे हमें focus करना है people section में, उनमें important क्या है, आप recruiting, selection, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उनकी ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क डिज़ाइन, team या culture development. What you have to do, you have to work on these specific areas for what, for the nourishment of the people. Ultimately in the end it will lead towards the nourishment of the product of the project, ठीक है. ओवरऑल प्रोजेक्ट में जब आप रिक्रूट करें, जब आप सिलेक्ट करें, जब आप उनकी परफॉर्मेंस को देखें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, सो यू हैव टू work out. These are the practical key search areas, ठीक है, वेयर यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीपल इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस. हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कौन कौन से लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ पीपल आर द स्टेक होल्डर्स. They are categorized into senior managers, project managers, practitioners, customers,
एंड यूजर्स, दीज आर द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो होते हैं जिनका डायरेक्ट बेनिफिट होता है आपके प्रोडक्ट के साथ, आपके प्रोजेक्ट के से जो बेनिफिट, दे आर एक्चुअली देयर हु आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट, हु आर गोइंग टू डिमांड सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज जो कैटेगरी आ रही है, दैट आर सीनियर मैनेजर। बेसिकली ये क्या है, ये आपके स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने आपसे उससे कोई बेनिफिट लेना है, ठीक है। बेसिकली सीनियर मैनेजर क्या करते हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड उन इश्यूज को डिफाइन करते हैं जिसका डायरेक्ट और अच्छा या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा बिजनेस के ऊपर। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है प्रोजेक्ट मैनेजर्स की। प्रोजेक्ट या टेक्निकल मैनेजर्स जो होते हैं, जो कि बेसिकली आपके प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, मोटिवेशन लाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और आपके जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम करना है, उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो टेक्निकल पर्सन्स या टेक्निकल मैनेजर्स जो हैं प्रोजेक्ट के, उनका काम प्लानिंग से लेकर फाइनली प्रैक्टिशनर्स के कंट्रोल तक है। प्लानिंग, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजिंग, और तमाम प्रैक्टिशनर्स को बेसिकली जिन्होंने सॉफ्टवेयर को काम करना है, उनकी कंट्रोल से रेलेवेंट है। थर्ड जो पीस सेक्शन हमारा है, दैट आर प्रैक्टिशनर्स। बेसिकली वो क्या करते हैं, वो अब डिलीवर करते हैं उन टेक्निकल स्किल्स को जो कि प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट या कोई एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करें उसको इंजीनियर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। प्रैक्टिशनर्स क्या करें, दे आर डिलीवरिंग द टेक्निकल स्किल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है, दैट आर कस्टमर्स। कस्टमर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट्स को जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब कस्टमर जो है वो कौन है, बेसिकली वो आपको बताता है कि उसको क्या चाहिए, व्हाट इज देयर नीड, ठीक है। सो दे आर स्पेसिफाइंग द रिक्वायरमेंट, जिसको उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जिसको वो बनाना चाहते हैं, जिसको इंजीनियर करना चाहते हैं, ठीक है। फाइनली कौन आ जाता है, आपका एंड यूजर। एंड यूजर वो है जिसने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के साथ उसके रिलीज होने पर, उसके यूटिलाइजेशन के टाइम पर उसे यूज करना है। एंड यूजर who is directly interacting with the software after its release। हमारे पास अब जो पीपल में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हैं हमारे टीम लीडर्स। अब टीम लीडर्स कौन होते हैं, टीम लीडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल MOI की एक टर्म यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंटेड है। MOI, M फॉर मोटिवेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, I फॉर आइडियाज या इनोवेशन जिनमें होती है। टीम लीडर किसको होना चाहिए, टीम लीडर अगर प्रैक्टिशनर्स हैं, सो दे कैन मेक ऑफन पुअर लीडर्स। वाई, क्योंकि जो when individuals fall into project manager role and become accidental project managers, इसमें क्या होता है कि basically as we have seen in this slide, what is the role of practitioners, they are delivering the technical skills। और टीम लीडर वो होना चाहिए जिसके पास मोटिवेशन हो, ठीक है, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है उसके ऊपर उसका फोकस हो, encouragement ला सकता हो, they have the ability to mold, they have some ideas to make to people think creative, ठीक है। सो प्रैक्टिशनर्स जो है वो बेसिकली पुअर लीडर्स बन सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका डायरेक्ट रोल क्या है, टेक्निकल जो आपकी ट्रेनिंग है, दैट टेक्निकल इश्यूज पे बात करना, टेक्निकलिटी प्रोवाइड करना। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि टीम लीडर्स मस्ट बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। दे शुड diagnose technical issues, fine, and finally give a systematic structure of a solution, and finally give a systematically structure a solution। एक पहली चीज ये कि उनको exactly पता हो this is the technical issue, और उसके बाद क्या है, they should make a systematic structure of that of a solution to solve that diagnosed technical issue। Managerial identity, this allow a free hand to team and take charge of control when need। एक्चुअली टीम लीडर में क्या होता है, टीम लीडर ने बेसिकली एक चार्ज लेना होता है, मैनेजरियल आइडेंटिटी होनी चाहिए उसके पास कि व्हेन एवर देयर इज अ नीड दे मस्ट टेक द चार्ज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज। दे शुड ऑफर रिवॉर्ड्स, फाइन, influence and team building, must be able to read teammates, keep calm in stress time. So these are the capabilities that a particular team leader must have. What is the important, what the important is
कि आपके पास मोटिवेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन आपको करनी आती हो चीज़ों की, आपके पास आइडियाज़ हो, आपके पास क्रिएटिविटी हो, आपके पास इनोवेशन हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की नेचर हो, आप डायग्नोज कर सकते हो टेक्निकल इश्यूज को, आपके पास मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज हो, व्हेन एंड एवर व्हेन यू वांट you have the actually you can take the charge of control when you ever want, ठीक है, और उसके बाद आप उसको कंट्रोल कर सकें. You should offer some rewards, you have the influence and team building. ठीक है, आप तमाम टीम मेट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करते हो, उनके डिज़ायर्स आपको पता हो, ठीक है, और अगर स्ट्रेस है यू मस्ट बी काम. सॉफ्टवेयर टीम, अब पहले हमने बात की है टीम लीडर्स की, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉफ्टवेयर टीम. Best team structure depends on management style of organization. So important क्या है, best team structure किस पे depend करेगा, the management style of organization. Important factors जो है जब हम team building करें, जब हम एक product बनाने जा रहे हैं, एक project बनाने जा रहे हैं, उसके लिए जब हम लोग people को hire करें, team बनाएं, तो हमें किन factors को consider करना चाहिए. The first one is कि कौन जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, हाउ मच द डिफिकल्ट इट द प्रॉब्लम इज, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व. सेकेंड चीज आपके पास आ जाएगी साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर. थर्ड आ जाएगी टीम लाइफ टाइम, कि हमारे पास जो पीपल हम हायर कर रहे हैं वो हाउ लॉन्ग दे कैन पार्टिसिपेट इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. डिग्री ऑफ प्रॉब्लम मॉड्यूलराइजेशन, आपका जो प्रॉब्लम है उसके कितने मॉड्यूल्स हैं, कितना वो कॉम्प्लेक्स है, कितना वो इजी है, उसके मुताबिक आपने टीम बिल्डिंग करनी है. आपको किस लेवल की क्वालिटी चाहिए, आपकी रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस फैक्टर्स. रिजिडिटी ऑफ डिलीवरी डेट, क्या आपका जो डेड एंड है, आपकी जो डेडलाइन है वो कितना टाइम के बाद जो है वो कितनी स्ट्रिक्ट है, कितनी रिजिड है, आपने कितना जल्दी डिलीवर करना है प्रोजेक्ट को या कितना लेट डिलीवर करना है. डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट, कितने टाइम के बाद आपको कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है. सो दीज आर द फैक्टर्स व्हेन दैट मस्ट बी in your mind when you are going to when you are going to structure your team. Fine. उसके बाद दिस इज अ सेल्फ स्टडी दैट इज ऑन पेज 634. फाइन, कि आपने जो ये सॉफ्टवेयर टीम की बिल्डिंग जिसकी हमने बात की इन फैक्टर्स की, इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम्स है, क्लोज्ड, रैंडम, ओपन, सिंक्रोनस, जेलर टीम, वाइट फील्ड्स, एजाइल टीम, कम्युनिकेशन इश्यूज. दीज आर ऑल अवेलेबल ऑन पेज 634 on your software engineering book, recommended book. Fine, so you can go through it. This is your self study. द सेकेंड पी, पहले हमने 4 P's में से पीपल को डिस्कस किया है, अब हम इन 4 P's में से द प्रोडक्ट सेकेंड पी को डिस्कस करने जा रहे हैं. The product and the problem it is intended to solve must be examined at very beginning of the software project. हमें अपनी प्रॉब्लम और उस प्रोडक्ट की नेचर को जब हम सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इन द स्टार्ट बिगिनिंग में उसको क्लियरली डिफाइन करना है, एग्जामिन करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी नेचर क्या है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें क्लियरली पता हो कि हमारे प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, कितना बड़ा प्रोडक्ट बनेगा, कितना छोटा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी लिमिटेशंस होंगी, कौन सी कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी, किस टाइप का डेटा होगा, कितने यूजर्स एट अ टाइम इसको यूज कर रहे होंगे, कितना अलाउेबल रिस्पॉन्स टाइम चाहिए होगा, डेटा क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा. द स्कोप मस्ट बी क्लियरली बाउंडेड एंड डिफाइंड. अब डिफाइंड या एस्टैब्लिश्ड और बाउंड होने से मुराद ये है कि हमें क्लियरली पता हो कि कितनी यूजर रिक्वायरमेंट्स को हम सेटिस्फाई करने जा रहे हैं, कितनी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. हम अनलिमिटेड काम या अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते जबकि हमारे पास एक प्रॉपर डेडलाइन होगी उसको हैंड ओवर करने की.
प्रोडक्ट क्या जो इम्पोर्टेंट है जो हम डिस्कस करें, दैट इज स्कोप। जब हमने बात की स्कोप में हर वो चीज़ आ जाती है जो कि अंडर डिस्कशन होगी कि कितना स्कोप होगा, कितनी चीज़ें बना के देनी है। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने सेटिस्फाई करना है। जब हम स्कोप डिफाइन करें तो हमारे पास 3 मेजर स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप ये होगा जब स्कोप को हमने डिटर्मिन करना है कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कोप। हमारे स्कोप का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब कॉन्टेक्स्ट पे कौन सी चीज़ कवर की जाएगी, हमने देखना है कि आपका पूरा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो एक बड़े सिस्टम में अगर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, बड़े सिस्टम का पार्ट है, बड़े बिजनेस का है, तो हमारा इसका पर्टिकुलर जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी फंक्शनल लोकेशन क्या है, उसका पार्ट क्या है, वो किस पार्ट में जाके इंटीग्रेट हो रहा है अगर वो होने जा रहा है। सेकेंड कॉन्टेक्स्ट आपने ये डिफाइन, आपने एक्चुअली डिफाइन करना है कि आप बनाने क्या जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शनल लोकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इनटू अ लार्ज सिस्टम। एक बड़ा सिस्टम है जिसमें आप एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, उसकी फंक्शनल लोकेशन क्या है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्स्ट्रेंट कितनी है, क्या लिमिटेशन है यूज़र की, क्या लिमिटेशन है दूसरे स्टेक होल्डर्स की। सो द फर्स्ट स्टेप, यू आर गोइंग टू डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्कोप, प्रोडक्ट स्कोप। दूसरी चीज ये है कि इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स, दैट विल बी ऑन योर सेकंड स्टेप। इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स में आपने डिसाइड करना है, डिफाइन करना है कि कौन से डेटा ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, आपके प्रोडक्ट की इनपुट क्या होगी, आपके प्रोडक्ट की आउटपुट क्या होगी। थर्ड स्टेप पे आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, कि आप जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे एक पर्टिकुलर इनपुट को के ऊपर, ताकि आप डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें। सो व्हाट इज हेयर ऑन द थर्ड स्टेप, यू आर गोइंग टू डिसाइड द फंक्शन एंड द परफॉर्मेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उससे क्या आपकी डिमांड है, क्या यूज़र डिमांड है, आपकी कौन सी इनपुट पर कैसा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा ताकि डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस की जाए, और किस टाइप की परफॉर्मेंस चाहिए, स्पीड कैसी होनी चाहिए, उनका जो एक्चुअली डिमांड ऑफ यूज़र है क्विक है, परफॉर्मेंस किस टाइप की चाहिए, उनका क्वालिटी एक्यूरेसी से कंसर्न है, वो स्पीड से कंसर्न है, वो प्रॉपर जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज है ना, कि आपने स्पीड, आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, आपको क्विकनेस चाहिए, आपको एक्यूरेसी चाहिए। So what is the level of performance is required from the user? So स्कोप में आपने कौन सी चीज़ें डिफाइन करनी है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें 3 स्टेप्स में। पहले पे कॉन्टेक्स्ट है, दूसरे पे इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, और तीसरे पे फंक्शन एंड परफॉर्मेंस है। जब आप प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो आपके पास सेकंड इम्पॉर्टेंट, पहले हमने सॉफ्टवेयर स्कोप को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन को। सो यहाँ हमने डिस्कस करना है व्हाट इज डीकम्पोजिशन और द पार्टीशनिंग ऑफ प्रॉब्लम। हमारे प्रॉब्लम को हम कितने मॉड्यूल्स में, कितने एरियाज में, कितने चंक्स में डिवाइड करेंगे। बेसिकली इट इज अप्लाइड टू टू मेजर एरियाज, फंक्शनैलिटी टू बी डिलीवर्ड, प्रोसेस दैट विल बी यूज टू डेवलप इट। हम अपने प्रॉब्लम को अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम कोई एक प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जो कोई अटेंडेंस सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम के फंक्शनल मॉड्यूल्स क्या होंगे, पहली चीज़ हम इस पे, हम अपने प्रोडक्ट के डीकम्पोजिशन इसकी बेस पे कर सकते हैं। दूसरी बेस ये हो सकती है कि हमने कौन सा प्रोसेस मॉडल जो है इसे यूज़ करना है, उसके मुताबिक हम उसकी फंक्शनैलिटी को डीकम्पोज, हम अपने प्रॉब्लम को डीकम्पोज कर लेंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर, हम डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि हम छोटे मॉड्यूल्स को जो क्विकली असाइन की जाए, और टास्क जब कंप्लीट हो जाए तो उनको आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाए। मॉड्यूल को आप, जब हम प्रॉब्लम को डिकम्पोज करेंगे तो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप अपने प्रॉपर फीचर्स और मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करें। अटेंडेंस सिस्टम बनाने चाह रहे हैं तो अटेंडेंस सिस्टम विल फैसिलिटेट teachers, students, professional members, administration members. So this is what we are going to divide the problem into smaller modules. This is how we are performing the problem decomposition. हमने दो पीस को अब तक डिस्कस किया है, नंबर 1 वाज पीपल, नंबर 2 वाज प्रोडक्ट। अब हम जो तीसरा पी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्रोसेस, द प्रोसेस।
सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस मॉडल। अब आपने देखा है कि कौन टीम बिल्डिंग आपने कर ली, पीपल हु आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट को बनाते हुए उसका स्कोप डिफाइन कर लिया, उसकी डीकम्पोजिशन कर ली, उसके बाद उसको डीकम्पोज करने के बाद आपने देखा आपने कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट करना है, चूज करना है, किसके लिए, अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए। कौन करेगा, पीपल, पीपल विल डू इट, फाइन। सो प्रॉब्लम इज टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर डेवलपमेंट। यहाँ आके हमें एक क्रिटिकल प्रोसेस से गुजरना है, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस मॉडल। जैसे आपने डिफरेंट प्रोसेस मॉडल, रैड था, वाटरफॉल मॉडल था, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स आर देयर। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द सिलेक्शन ऑफ suitable process model. Conditions are to find a model which would be appropriate for. सबसे important चीज़ जो है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस मॉडल। तो जब आप कंडीशंस देखें इसको, तो आप देखें कि कस्टमर एंड डेवलपमेंट टीम क्या कह रही है, कौन सी है, करेक्टरिस्टिक क्या है प्रोडक्ट की इटसेल्फ, एंड सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट। आपका जो प्रोजेक्ट एंड जिस एनवायरनमेंट में आप उसे डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने इन तीन चीज़ों को कंसीडर करना है फॉर सूटेबल सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस मॉडल। ठीक है, कि कस्टमर डेवलपमेंट टीम कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट क्या है, और प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू हैव सिलेक्टेड, यू आर गोइंग टू डिफाइन द प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान। आप उस प्रोसेस मॉडल के अकॉर्डिंग सिलेक्शन के बाद पहला अपना प्रोजेक्ट मॉडल जो है, प्लान जो है, वो डिफाइन करते हैं। उसके मुताबिक अपने प्रोसेस की डीकम्पोजिशन करते हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन की आपने, आपने सिलेक्शन करते हुए तीन कंडीशंस को गौर से देखा, उसके बाद आपने डिफाइन कर लिया अपना पहला प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान को, एंड फाइनली उसके बाद आपने अपने प्रोसेस की डीकम्पोजिशन की। अब प्रोसेस जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मेल्ट द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपका जो भी हर फंक्शन है जिसको आप इंजीनियर करने जा रहे हैं, वो ज़रूर एक फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ के थ्रू पास होना चाहिए। आपने जिस जिस प्रोसेस को, जिस जिस फंक्शन को इंजीनियर करना है, वो क्या एक प्रॉपर सेट ऑफ फेजेस से गुजरना चाहिए, फाइन। अब उसमें क्या होता है कि आपने कम्युनिकेशन प्लानिंग को देखना है, मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन को देखना है, डिप्लॉयमेंट को देखना है। They must pass through a set of framework activities. This is what we call the melding the process and the product. अब हर प्रोडक्ट के फंक्शन को, जिसमें टेक्स्ट इनपुट आ जाता है, एडिटिंग फॉर्मेटिंग आ जाता है, ऑटोमेटिक कॉपी एडिट आ जाता है, वट एवर द फंक्शन इज, दे मस्ट पास थ्रू अ सेट ऑफ डिफाइंड एक्टिविटीज। उसके बाद आपकी क्या होगी, प्रोसेस डीकम्पोजिशन। अब जो कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जिसकी हमने यहाँ पे बात की है कि मेल्ड द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल हैं, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दे आर एप्लीकेबल टू ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी कम्युनिकेशन, फिर आती है आपकी प्लानिंग, फिर आपके पास है मॉडलिंग, देन कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। You can have the detailed idea, ठीक है, these are applied in software engineering work tasks। ये common practice framework है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं, आप इन एक्टिविटीज से अपने प्रोडक्ट के जो हर फंक्शन है उसको पास थ्रू करते हैं, ठीक है। अब वो, ये आपके पास 5 बेसिकली एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आप क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को पास थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पिक्चर, एज यू कैन हैव दिस पिक्चर इन योर बुक एज वेल, कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टास्क जो हैं, प्रोडक्ट फंक्शंस, उनको आपने पास थ्रू किया, टेक्स्ट इनपुट को कम्युनिकेशन से, प्लानिंग से, मॉडलिंग से, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट से पास किया, इसी तरह एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग को पास ऑन किया। दिस इज हाउ what is actually we are doing, we are passing all the functional activities of the process, ठीक है, sorry, product through common process framework activities, ठीक है। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर द प्रोसेस मॉडल्स कौन से हैं, डिफरेंट हमारे पास हैं, दैट वी हैव, यू हैव ऑलरेडी गो थ्रू अंडर डिस्कशन। जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट बिफोर। These are linear sequential model, prototyping model, formal model, spiral model, RAD model, etc. So what is important? The important is project manager must decide about which model to use
It depends again on customers, people, product and project. कस्टमर में क्या है कि उन्होंने जिस प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट किया है, दे शुड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देम. ठीक है. पहली चीज प्रोजेक्ट मैनेजर ने जब डिसाइड करना है प्रोसेस मॉडल को, उन्होंने कस्टमर्स को देखना है जिन्होंने प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने पीपल को देखना है कि जो उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, उन्होंने उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडर डिस्कशन रखना है, अंडरस्टैंड करना है कि इन कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक कौन सा प्रोसेस मॉडल जो है वो सूटेबल होगा. उन्होंने प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को देखना है कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हमें रेड मॉडल सूट करता है, प्रोटोटाइपिंग सूट करते हैं, स्पाइरल सूट करता है, कौन सा करता है. सो प्रोजेक्ट मैनेजर इन 4 एस्पेक्ट्स को देख के डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस मॉडल जो है वो हमने कंसीडर करना है. प्रोजेक्ट प्लानिंग बिगिंस वंस द मॉडल इज सिलेक्टेड. हमारा प्रोजेक्ट प्लान जो है, फर्स्ट प्रिलिमिनरी प्लान तब आएगा जब प्रोजेक्ट मैनेजर इन 4 फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए सूटेबल प्रोसेस मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर लेगा. अच्छा जी. प्रोसेस डीकम्पोजिशन में 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. द पहली चीज ये है कि project complexity. The way a process is decomposed depends on project complexity. कि आप जब प्रोसेस को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने से मुराद जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेना ताकि हम आसानी से और इजीली जो है उसको इंटीग्रेट करके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट इस्टेब्लिश करें. अब प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बताएगी कि किस तरह से इसकी डिकम्पोजिशन होगी. Decomposition basically क्या है? It involves outlining the work tasks involved in each process framework activity. हमने डिकम्पोजिशन जो है वो करनी है, कैसे करनी है कि हर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटी जो कि हमने यहाँ पे देखा, जिसमें कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट शामिल है, इनकी अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने हर वर्क टास्क को आउटलाइन कर देना है. ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होगी इन ईच प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटी में. सो हम डीकम्पोजिशन किस पे डिपेंड करेगी? डीकम्पोजिशन डिपेंड करेगी प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर. द फोर्थ पी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट में हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो है साइंस ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क, कि हमारे प्रोजेक्ट को किस किस्म के रिस्क जो हैं, ख़तरात जो हैं वो दरपेश हो सकते हैं. विच टाइप ऑफ रिस्क कैन बी फेस्ड बाय अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. पहली चीज़ तो ये कि हमारे कस्टमर जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली सम टाइम वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, देयर इज़ अ लैक ऑफ, यू कैन से लिटरेसी, देयर इज़ अ लैक ऑफ टेक्निकल टर्म. कुछ भी हो सकता है कि जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर पीपल कंप्लीटली कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिमांड और द नीड ऑफ कस्टमर. प्रोडक्ट स्कोप जो है वो सही से डिफाइन नहीं किया गया होता, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट को रिस्क हो सकता है. किस चीज़ का? फेलियर का. चेंजेस आर मैनेज्ड पुअरली. अगर कोई चेंजेस डिमांड की गई हैं, उनको पुअरली मैनेज किया गया है. द चूज एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस. आपने ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी चेंज जो जो चूज़ की है, जिसमें आप इम्प्लीमेंटेशन देने जा रहे हैं, वो टाइम टू टाइम इतना डिले आ गया है कि वही चेंज हो गया. आपके बिजनेस की जो नीड्स हैं वो चेंज हो जाएं तो आपके प्रोजेक्ट को रिस्क हो सकता है. आपकी जो डेडलाइंस हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, वो अनरियलिस्टिक हैं. आपका अगर एक फेज़ जो है 1 मंथ में कंप्लीट होना है, आपने अपनी डेडलाइन को उसके मुताबिक सोफिस्टिकेटेड वे में डिफाइन नहीं किया हुआ, दैट्स वाई योर प्रोजेक्ट कैन गो टू अ फेलियर प्रोजेक्ट. यूज़र्स आर रेजिस्टेंट. यूज़र जो हैं, जो एंड यूज़र हैं, वो किसी भी रीज़न की वजह से आपके प्रोजेक्ट को रेजिस्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें फ्लॉज जो है वो क्रिएट करते हैं. स्पॉन्सरशिप इज़ लॉस्ट. सडनली आपका जो बजट है, आपके पैसे जहाँ से आने हैं, आपकी जो स्पॉन्सरशिप है, वो दे आर नॉट गोइंग टू फुली फंडेड इट, दे आर नॉट गोइंग टू फर्दर स्पॉन्सर योर प्रोडक्ट.
टीम लैक स्किल्स, आप जिसकी टीम को जिस तरह से आपने एक हायरिंग की है उनके पास उतनी सूटेबल स्किल्स नहीं है कि वो एक्यूरेटली प्रोजेक्ट को बना सकें। मैनेजर्स अवॉइड बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपके मैनेजर्स जो हैं वो एक सूटेबल आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड नहीं करते, सूटेबल आपके जो बिजनेस इश्यूज की बात नहीं करते, सूटेबल उन टेक्निक्स को नहीं चूज कर पाते जो कि बेस्ट सूट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। सो दीज आर द प्रॉब्लम और द रिस्क्स दैट शुड बी इन माइंड, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू मैनेज अ प्रोजेक्ट। अब अभी हमने बात की रिस्क की, प्रॉब्लम की, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन, दैट हाउ वी कैन ओवरकम दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। First of all, you should start on the right foot. What do we mean? Maintain momentum, track progress, start on the right foot. What it means? इसमें important चीज़ ये है कि आपके पास अपने प्रोजेक्ट की डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो, आपको completely पता हो कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्टार्ट ऑन द राइट फुट से मुराद ये है कि बेसिक डिटेल्ड कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन हो आपके प्रोजेक्ट की। आपने क्या किया हो कि रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन जो है वो सेट की हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ बन सकती है उसके बारे में बात की गई हो। आपने ड्रीमी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग या ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करने कि जो कि आप जो नियर फ्यूचर में आप उनको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास जिस टाइप का, जिस नेचर का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उससे रिलेटेड स्किल्ड पर्सन्स की टीम हो। आप जो है अपनी टीम को फैसिलिटेट कर रहे हो, आप अपनी टीम को वो एग्जैक्ट वो सारी सराउंडिंग, वो एनवायरनमेंट, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हो। सो दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड द प्रॉब्लम दैट कैन बी अ रिस्क फॉर अ प्रोजेक्ट। दूसरी चीज आ जाती है मेंटेन मोमेंटम। मेंटेन मोमेंटम का क्या है कि आप अपनी टीम को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, ठीक है। आप उनके ब्यूरोक्रेसी ना हो आप में, ठीक है, आप उनके बॉसी एटीट्यूड ना हो, फाइन। आप अपने टीम मेंबर्स को एक सुपरविजन रखते हुए जो है उनको इंडिपेंडेंट करें, आप उनके ऊपर ट्रस्ट इस्टेब्लिश करें। सो दैट इज हाउ यू कैन मेंटेन अ मोमेंटम। मोमेंटम मेंटेन करने से मुराद ये होता है कि आप जो है एक ऐसा माहौल पैदा करें कि आपकी जो टीम है वो प्रोडक्टिव हो, उनकी एफर्ट्स बेस्ट हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रैक प्रोग्रेस। आप जो है असेस करते रहें प्रोग्रेस को, जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है वो बनती जाए आप अपनी डेडलाइंस को उनके टाइम पे मीट करें। और वो कैसे होगा कि आपने प्रॉपर ट्रैक रखा हुआ है, आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोग्रेस एक्चुअली गोइंग ऑन। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं? मेक स्मार्ट डिसीजंस। When possible, use existing software components. आप क्या करें कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपोनेंट ऑलरेडी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन होके पड़ा हुआ है, तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा अपना बजट और अपने एक्सपेंस लगा कर एक नया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें, इट इज़ बेटर कि आप जो है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को यूज़ कर लें। चूज स्टैंडर्ड अप्रोचेज एंड कीप इट सिंपल। आप स्टैंडर्ड अप्रोचेज को इस्तेमाल करें और उसको सिंपल रखें, उसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना करें। Avoid risk and allocate more time than needed for complex or risky task. आपने अगर टाइम फ्रेम जब डिसाइड करना है तो what is expected, what you should do कि आपने अगर 30 days एक रिस्की या कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए रखा है, सो यू शुड हैव set 35 to 40 days. You should take more time so that if you are in a problematic situation you can overcome easily. You should have some time to make a depth decision. So this is how you are going to make smart decisions. आपकी कोई रिस्की टास्क है, आप उसको 20 से 30 डे का टाइम दें, आप उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करें। सो दैट इज़ वाई यू कैन अवॉइड रिस्क, यू कैन अवॉइड फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। फिफ्थ पॉइंट ये है कि कंडक्ट अ पोस्टमार्टम एनालिसिस। पोस्टमार्टम एनालिसिस से मुराद ये है कि डिटेल्ड एनालिसिस करें अपने प्रोडक्ट का। आप क्या करें? कंपेयर करें प्लान्ड को और एक्चुअल स्केजुअल को। कैसे करेंगे कि आपने प्लानिंग में अगर फेजेस कुछ डिसाइड की हैं, एक्चुअल में उसको कंपेयर करें, आप उन दोनों का एनालिसिस करें। व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स इन द प्लान्ड एंड एक्चुअल स्केजुअल। आपने क्या करना है? आपने अपने तमाम प्रोजेक्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कलेक्ट करके एनालाइज करना है।
व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि टेक फीडबैक फ्रॉम टीम एंड कस्टमर। आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान एक मीटिंग्स अरेंज करें, उन मीटिंग्स में आप अपने टीम मेंबर से अपने कस्टमर्स को कॉल करें और उनसे फीडबैक साइड बाय साइड लें। इससे ये होगा कि एग्जैक्टली एंड प्रोडक्ट पे जाके आप बहुत सारे लूप होल्स को फिल कर सकते हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। एस्टैब्लिश रिकॉर्ड ऑफ लेसन्स लर्न फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट। अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट जो आप हैंड ओवर कर चुके हैं उनकी बेसिस पर आप उनके जो लेसन्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको सामने रखते हुए फर्दर किसी भी प्रॉब्लम या मिस्टेक्स को अवॉइड करें। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टार्ट ऑन द राइट फुट, मोमेंटम को इस्टेब्लिश करें, प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखें, टाइम टू टाइम स्मार्ट डिसीजंस लें और अपना प्रॉपर एक पोस्टमार्टम बेस, अपना एग्जैक्ट डीप लेवल बेस्ड एनालिसिस करें। So these were all four P's. Number one, people. Number two, the second P was the product. Number three, the process. Number four is number four is project. So that was the detailed discussion about these four P's. Now we are going to learn about W5HH principle. W5HH principle है क्या? In a research paper, Barry Boehm suggested this principle. ये principle जो है बैरी बर्हम ने अपने आर्टिकल्स में सजेस्ट किया है, जिस पे उसने एक्सीलेंट प्लानिंग आउटलाइन किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर या सॉफ्टवेयर टीम के लिए सजेस्ट की है। ये किसी भी साइज के प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल साइजेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। अब ये W5HH प्रिंसिपल है क्या? W5 इसका मतलब क्या है कि वी शुड फोकस ऑन 5 Ws, HH एंड 2H क्वेश्चंस। 5 Ws में why, what, when, who, where. HH, how and how. Now we shall have a detailed discussion on it. First, why? First, W. Why is the system being developed? You should question it कि system क्यों बनने जा रहा है. Answer to these questions help assess validity of business reason for the software work. कि why you are going to develop this system. It answers if the business purpose justifies the expenditure of people, time and money. आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेटिस्फाई करेगा, किस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, वेदर यू हैव द एक्सपेंडिचर्स टू मैनेज पीपल, टाइम and money that will be needed for the particular development of this system. The second W is what will be done. आप क्या बनाने जा रहे हैं, क्या बनने जा रहा है? पहली चीज कि सिस्टम क्यों बनने जा रहा है, इसकी सोसाइटी को बेनिफिट क्या होगा, कस्टमर अगर ये बनाना चाहता है तो व्हाट इज द बेसिक रीजन व्हाई ही वांट्स टू वर्क, व्हाई ही वांट्स टू डेवलप दिस सिस्टम. सेकेंड इज व्हाट विल बी डन, क्या बनने जा रहा है, what is the requirement from this project, what is the demand of the customer, what end user will do with that, what is the benefit. Third W states that when will it be done. Basically this is actually कि नियर फ्यूचर में बनने जा रहा है, व्हाट विल बी द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, जो उसकी टास्क जब डिफाइन हो जाएंगी जो कि बनने जा रही हैं, जो माइलस्टोन्स वो अचीव करना चाह रहे हैं उस वो नियर फ्यूचर में होंगे, वो कितने टाइम स्पैन में होंगे, उनकी स्केड्यूलिंग कैसे है, कितने टाइम में, व्हेन इट विल बी डन, कितना टाइम चाहिए इसको बनाने के लिए, ठीक है, व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है. नेक्स्ट इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फंक्शन. आपका ये क्वेश्चन जो है ये बताएगा हर टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा फंक्शन जो है वो किस टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फंक्शन. The fifth W, where are they organizationally located? This answer, आप जब ये क्वेश्चन करते हैं वेयर आर दे ऑर्गेनाइजेशनली लोकेटेड, तो आप क्या करेंगे, एक्चुअली इट इज अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर टीम, द कस्टमर, यूजर्स
एंड स्टेक होल्डर्स, कि आपके वेयर आर दे ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड। पहले आपने हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फंक्शन किया ना, बेसिकली हर पर्सन का रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा उसकी टीम मेंबर का। अब हम ये देखने जा रहे हैं, बेसिकली दिस इज द इंडिकेशन अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज of the software team, of the customer, the user, the stakeholder, and also their all responsibilities. First, W, how will be job done technically and managerially, कि जो प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन किया गया है, जो प्रोडक्ट बनने जा रही है, ठीक है, क्या उसके लिए मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो डिफाइन की गई है, क्या उसके लिए थिंग्स आर कैटेगराइज्ड, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट का स्कोप है वो जितना बड़ा या जितना मीडियम या जिस भी साइज़ का है, उसके लिए प्रॉपर मैनेजेरियल स्ट्रैटेजीज डिफाइंड है, उनके लिए सूटेबल प्रोसेसेस सेलेक्टेड हैं, हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स इज नीडेड। आपने बताना है जो अपना एस्टिमेटेड जो बजट कह लें उसको प्रॉपर डेवलप करने के लिए, ठीक है, कि इस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डिराइव बाय डेवलपिंग एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन आंसर और अर्लियर क्वेश्चंस। हाउ मच रिसोर्स, आपको कितने रिसोर्स चाहिए, आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए इसको बनाने के लिए, आपको कितना फाइनेंस चाहिए, आपके मॉड्यूल्स कितने होंगे। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली is this question will be answered on the basis of previous questions। आपने जब प्रीवियस क्वेश्चन से जो डेटा गैदर किया है उसकी बेस के ऊपर आपका आंसर जो है इसका डिफाइन किया जाएगा। हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स इज needed। In this lessons, we have learned about the 4 P's and W5HH principle। W5HH principle क्या है? बेसिकली आपकी जो प्लानिंग जब आप कर रहे हैं उसको आउटलाइन करने के लिए, ये किसके लिए हेल्पफुल है? प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए, सॉफ्टवेयर टीम के लिए। और इस ये इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्रोजेक्ट, कि किसी भी प्रोजेक्ट साइज के लिए सूटेबल हो सकता है। बेसिकली ये हेल्प है किसके लिए? प्रोजेक्ट मैनेजर और सॉफ्टवेयर टीम के लिए, कि व्हेन दे आर गोइंग टू प्लान द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तो वो क्या करें, वो 5 W क्वेश्चंस और 2 H क्वेश्चंस को अपने सामने रखें और दे शुड आस्क द क्वेश्चन एंड गैदर अ पर्टिकुलर सूटेबल आंसर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह अपकमिंग लेसन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।